लिम्फोमा के बारे में बताऊंगा कि ये जो डिजीज है लिम्फोमा, ये कैंसरस डिजीज है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की डिजीज है और इस बीमारी को हम लोग लिम्फोमा कहते हैं और ये ब्लड कैंसर में ये शामिल बीमारी है। अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके जरिए हम लिम्फोमा को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वी कैन एबल टू डिटेक्ट लिम्फोमा। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ये लिम्फोमा एक्चुअली में चीज क्या है और उसको अल्ट्रासाउंड से हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आप लीवर की स्कैनिंग कर रहे हैं और आपको एक इरेगुलर मास दिखाई दे देता है और वो मास सॉलिड मास है और वो मास हाइपोइकोजेनिक मास है, तो आप उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं लिम्फोमा। ठीक है, और जब इसको अच्छे से समझिएगा तो आपको बहुत सारी चीज, अल्ट्रासाउंड में क्या है ना कि बहुत सारी चीज को ओवरऑल मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझना होता है, पेशेंट की हिस्ट्री समझनी होती है और इवन उसके साइन सिम्टम्स को समझना होता है। नहीं तो होगा क्या कि आप गलत डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। ठीक, लिम्फोमा एक कैंसर है लिम्फेटिक सिस्टम का, है ना, जिसमें जो लिम्फ सिस्टम है वो बॉडी के अंदर के मौजूद जर्म्स को से फाइट करता है। जो जर्म होते हैं उनसे क्या करता है, फाइट करता है, जिसमें बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड भी आ जाता है। लिम्फ नोड क्या है, मैं दिखा रहा हूं कि इसमें जो बड़ा बड़ा जो दानेदार जैसा बीड्स जैसा है, जैसे इसको अगर हम मैग्नीफाई करेंगे, या मैं सच में इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूं कि इसमें जो ये बीड्स जैसा दिखाई दे रहा है, ये सब दानेदार टाइप का गोल गोल गांठ जैसा, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। तो लिम्फ नोड इसका पार्ट है, स्प्लीन इसका पार्ट है, थाइमस पार्ट है, और इवन आप अगर बोन मैरो की बात करते हैं तो बोन मैरो भी इसको इंक्लूड करता है, इसमें शामिल होता है। अच्छा, लिम्फ की जो बीमारी होती है जिसमें लिम्फ की स्वेलिंग होती है, अक्सर जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया या किसी दूसरे तरह के रोग जब होते हैं, किसी व्यक्ति को दूसरे तरह का रोग होता है, तो उस कंडीशन में लिम्फ एक सिग्नल देता है, एक सिग्नल देता है। ठीक है ना, जैसे किसी को बहुत गर्मी लग रही है तो क्या सिग्नल मिलता है, पसीना आता है। तो आप उसके बॉडी से जब ज्यादा पसीना देखते हैं तो उसके बॉडी के अंदर घुस के आप उसकी गर्मी को थोड़ी नाप रहे हैं, उसके बॉडी का सिग्नल देख रहे हैं। इट इंडिकेट दैट पर्सन इज स्वेटिंग। इफ अ पर्सन इज स्वेटिंग इट मींस कि दैट पर्सन इज फीलिंग वेरी हॉट, वो बहुत गर्म महसूस कर रहा है। सिमिलरली जब किसी तरह का रोग होता है तो उसमें एक प्रभाव पड़ता है, एक चेंज आता है लिम्फेटिक चैनल पर और उसके लिम्फ नोड्स पे, और लिम्फ नोड जो है वो स्वेल करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो लिम्फोमा नहीं। ध्यान रहे, वो लिम्फोमा नहीं होगा, उसके लिए हम रिपोर्टिंग करेंगे लिम्फोडाइनोपैथी। अक्सर होता क्या है कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ट्यूबरकुलोसिस के रोग में भी क्या होता है ना कि जब चेस्ट का एक्सरे किया जाता है तो उसके साइड में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके जो नोड्स होते हैं वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं और चेस्ट का जो इस साइड का एरिया, हाइलर रीजन, वो ज्यादा चमकीला दिखाई देने लगेगा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग रेडियो ओपिसिटी उसकी बढ़ जाएगी। ओपिसिटी वहां पे बढ़ेगी, चमक बढ़ेगी, और उससे हमें ये पता चलेगा, और उस बीमारी को लिम्फोडाइनोपैथी कहते हैं। लिम्फ नोड से बना, डाइनोपैथी, पैथी यानी कि disease of the lymph node is said as lymphodenopathy. It means कि lymphoma is also a type of lymphodenopathy. लेकिन हम इसको लिम्फोडाइनोपैथी ना लिख करके एग्जैक्ट बता दें कि ये कौन सी डिजीज है लिम्फ नोड की, है ना, तो वो डिजीज जो होगी वो लिम्फोमा होगी, लिम्फोमा कैंसर होती है। ठीक है, तो आप तो ये समझे कि लिम्फोमा क्या है, और लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम जो उसके पूरे सिस्टम है, जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में नाक आ जाता है, नाक के बाद सांस की नली आती है ना, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लैरिंजोफेरेंक्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस,
ब्रोंकियोल, ठीक है, और फिर एल्वोलाई, ये सारी चीज फिर यानी कि मोटा मोटी हम लंग्स बोल देते हैं। तो लंग्स और एयरवेज का जो पूरा ट्रैक्ट है, ये पूरा एक सिस्टम बनाया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम। किडनी की बात करते हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर सब मिलकर के एक साथ एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भाई, तो यूरिन का निर्माण करने के लिए, तो वो एक सिस्टम हुआ। तो लिम्फैटिक वेसल अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला कुछ नहीं है, इसके सहयोगी जो मिल करके इस पूरे सिस्टम को बनाते हैं, उसमें लिम्फ ग्लैंड भी आ जाता है, स्प्लीन भी आ जाता है, और थाइमस ग्लैंड भी आता है, बोन मैरो भी आ जाता है, ठीक है। लिम्फोमा इफेक्ट कर सकता है ये सारे एरिया को। तो ध्यान रहे कि ये सारे एरिया या उसके नेबरिंग एरिया में, जैसे कि लीवर देखिए, आपको करीब में फिगर में बना दिया गया, लीवर दिखा रहा है, लेकिन लीवर इज नॉट पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन हाँ, लीवर पे संभावना बन जाती है कि लिम्फोमा देखने को मिल जाए। बात समझ में आ गया। तो लिम्फोमा इफेक्ट कर सकता है ये सारे एरिया में। तो हम साइट से पहचानेंगे। लीवर का जो सबसे बढ़िया साइट है वो क्या है भाई, तो लीवर में सबसे ज्यादा जो है एब्सेस होता है, सिस्ट होता है, और हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा होता है, जिसको हम लोग HCC कहते हैं, और भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमको अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखना है तो वो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा लीवर में, क्योंकि लीवर का जो एब्सेस होता है वो कहीं ना कहीं कोई एब्सेस लिम्फोमा जैसा दिख सकता है, ठीक। लिम्फोमा में एक यूनिक बात यह है कि लिम्फोमा एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक है। हम लोग अगर लिम्फोमा की टाइप की बात करते हैं तो लिम्फोमा बहुत तरह के एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दो सब टाइप है। एक को मैं बता रहा हूं कि हॉडकिंस लिम्फोमा कहते हैं, और दूसरे को हम लोग नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये सारी बीड्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि ये लिम्फेटिक चैनल पूरे जगह पे फैला हुआ है, और ये जो लिम्फ नोड है ये स्वेल कर गया। ये क्या किया, स्वेल कर गया। और इवन व्हेन यू विल पैल्पेट, जब आप दबाइएगा तो आपको एहसास होगा उस पेशेंट में वहां पे गांठ जैसा। आप सोनोग्राफिकली इस चीज को एसेस कर सकते हैं, इस जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप एसेस करेंगे तो आपका प्रोब छोटा लीनियर साइज का प्रोब होना चाहिए, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 3.5 मेगाहर्ट्ज की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम 7 या 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तब वो सुपरफिशियल इमेज को ले पाएगा। तो हो सकता है कि लिम्फोमा का डेवलपमेंट इधर हो जाए, लेकिन अगर सिंपल आप देख रहे हैं तो आप लिम्फोडाइनोपैथी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ज्यादा शक शुबा है कि लिम्फोमा हुआ होगा तो आप जरूर बायोप्सी के लिए कहिएगा, और बायोप्सी में ये कंफर्म हो जाता है कि whether patient is suffering from lymphoma and not lymphoma or not. And if you have detected, and if you are very confident that your diagnosis is very perfect, and you have diagnosed correctly, ठीक है, then what you have to do, you have to give a question mark, ठीक है, कि you are not confirmed, you are suspecting। आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप कंफर्म नहीं कर सकते, आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप बायोप्सी के लिए बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम की बात क्यों करते हैं भाई, अल्ट्रासाउंड की कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें सिम्टम्स को मैं खींच के लिए आता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि बहुत सारी रोग एक दूसरे को मिमिक करती है, एक दूसरे का नकल करती है, तो हम पता ही नहीं करेगा। देखिए, एक है अमिताभ बच्चन, ठीक है, और दूसरा है अमिताभ बच्चन डुप्लीकेट वाला, और दोनों एक जैसा लग रहा है, तो हम बोलेंगे दोनों को ही अपना बैंक अकाउंट दिखाओ। एक में देखा, अरे तरीका 9,999 रुपया, ठीक है, और एक में देखा अरे 9 अरब। तो किसको हम बोलेंगे ओरिजिनल अमिताभ बच्चन, जिसके अकाउंट में 9 अरब रुपया है, ठीक है। तो ये चीज है, हम किसी न किसी ऐसी क्वालिटी से चीजों से चेक कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सिम्टम्स, ठीक है। चलिए, सिम्टम्स में अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए हम लोग को पेशेंट का, और हम लोग उस तरीके से इजिली एसेस कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिम्फोमा
ट्यूमर को पायोजेनिक एब्सेस से। बात समझ में आ गया? क्योंकि पायोजेनिक एब्सेस कहीं ना कहीं हाइपोइकोजेनिक दिखाई देता है, कभी कभी क्या होता है दिखाई देता है। पायोजेनिक एब्सेस इर्रेगुलर, एनिकोजेनिक और हाइपोइकोजेनिक। इसका जो मेन साइट है वो कहाँ है? वो लीवर है ना। ज्यादातर पायोजेनिक एब्सेस आप कहाँ पाइएगा? लीवर में पाइएगा, लीवर के रीजन में पाइएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक एब्सेस दिखाई दे रहा और एक एब्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा, और इसी के जस्ट नीचे आइए आपको लिम्फोमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे डिफरेंस है, दोनों लीवर के ही इमेज है। कमाल की बात है कि दोनों लीवर के इमेज है, एंड इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे गेट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लिम्फोमा भी इरेगुलर, पायोजेनिक एब्सेस भी इरेगुलर आया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है ना कि आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज तो कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं। साइन और सिम्टम लिम्फोमा का। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा में इंक्लूड painless swelling. What you will find? Painless swelling. But in case of abscess, suppose that there may be abscess in the region of neck, and when you will palpate the patient, then he or she will show a symptom of pain and symptom of pyrexia. Then what we will consider? We will consider abscess. ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या कंसीडर करेंगे? एब्सेस। लेकिन जब ये दबा रहे हैं और दबाने पर उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन एक गांठ का वो कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब जब साबुन लगाते थे तो यहाँ पर जो है हमको एक गांठ का एहसास होता था। वो डॉक्टर के पास कंप्लेन किया, डॉक्टर ने हमारे पास भेजा, हमने जब हिस्ट्री लिया पेशेंट का तो बोलता है यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ लगता है और इसको दबाने से कोई पेन नहीं होता है। तो आप सिम्टम जाना, आप कभी भी इसको एब्सेस नहीं लिखेगा। ठीक है, पेनलेस स्वेलिंग। पेनलेस स्वेलिंग लिम्फ नोड नेक में, आपके नेक में या आपके पेशेंट के नेक में, दोनों के नेक में हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर में नहीं हो सकता है या मुझे नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग भगवान से प्रार्थना करता हूं कि या अल्लाह इस तरह का रोग नहीं हो, एंड हम लोग ज्ञान खाली हासिल करें। चलिए, आर्मपिट और ग्रोइन का भी रीजन एक ऐसा जगह है जहां पर ये प्रॉब्लम डेवलप करती है। आर्मपिट के रीजन में भी लिम्फ होते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट फैटिक पेशेंट विल फील वेरी टायर्ड। ठीक है, पेशेंट बहुत थकावट महसूस करेगा। फीवर होगा, नाइट में स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग यानी कि यहां पर उसको बहुत ज्यादा ये पसीना आएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज आ जाती है कि मैंने फीवर यहां भी बोल दिया और एब्सेस में भी बोल दिया। एब्सेस में मैंने ये बताया कि पेशेंट को एब्सेस होगा तो उसको दर्द होगा, दबाने से दर्द होगा, काफी पेन होगा, लेकिन यहाँ पर पेन नहीं होगा। लेकिन एब्सेस में भी पाइरेक्सिया, इसमें भी पाइरेक्सिया, लेकिन इसका बड़ा डिसिप्लिन्ड वाला पाइरेक्सिया होगा। इसका जो फीवर होगा बड़ा डिसिप्लिन के साथ होगा, समय पर आएगा और समय पर जाएगा, है ना। पसीना देगा, रात में आएगा, जाएगा, उसका एक टाइमिंग होगा, फिक्स टाइम, उसी पर होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अब वो थोड़ा सा चलेंगे तो उनको हफनी होगी, एब्सेस में ऐसा नहीं होता। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उनका वेट लॉस बड़ा अनएक्सप्लेन्ड तरीके से लॉस होगा, जैसे कि लीवर डिजीज में होती है, लीवर के डिजीज में होती है, और एब्सेस में भी हो सकता है। अगर एब्सेस लीवर में होगा तो वहां पे वेट लॉस होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये कहीं पर भी हो सकता है, ये तो बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है ना। तो ये एब्डोमिनल रीजन में हो गया, आपको इंग्विनल रीजन में हो गया। इंग्विनल में ज्यादातर हॉटकिंस होता है, हॉटकिंस लिम्फोमा, या आर्मपिट के पास हुआ, तो जहां पर भी होगा उसका वेट लॉस होगा। इची स्किन, इसको खुजली का भी एक सिम्टम्स आएगा, उससे हिस्ट्री लेना जरूरी है। ठीक है, आते हैं इसके कॉज की बात करें। कोई भी बीमारी होती है तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होता है, कुछ कारण होता है। तो इसके लिए जो है लिम्फोमा के लिए डॉक्टर अभी तक श्योर नहीं है, मेडिकल साइंस इतना आगे निकल चुका है लेकिन कई जगह पे मार खाता है। तो यहाँ पर भी
लिम्फोमा का कारण क्या है ये नहीं पता उतने अच्छे से, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो डिजीज होती है, फाइट करने वाली डिजीज होती है किसी को, तो हमारा जो WBC है वो क्या करता है, फाइट करता है, जिसको हम लोग लिम्फोसाइट करते हैं कहते हैं, और उसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन आ जाता है। वो जो लिम्फोसाइट्स है उसमें क्या होगा कि जेनेटिक म्यूटेशन आएगा, चेंज आ जाएगा, और ये म्यूटेशन जो है सेल को बोलेंगे कि वो मल्टीप्लाई करो, रैपिडली ग्रो करो, और रैपिडली ग्रो करेगा तो यहाँ पर एक लिम्फोसाइट के कारण एक डिजीज पैदा होती है जो लगातार मल्टीप्लाई करती चली जाती है। यही म्यूटेशन माना जाता है, यही इसी को समझा जाता है। म्यूटेशन अलाउ करता है सेल को कि वो लिविंग सेल टू गो ऑन लिविंग व्हेन अदर नॉर्मल सेल वुड डाई। तो वो नॉर्मल सेल है वो मरेगा, और जो एबनॉर्मल सेल है, कैंसरस सेल जो है, वो सरवाइव करेगा। बात समझ में आ गई? सरवाइव करे। हमारे बॉडी में सेल बनता है, मरता है, पता है ना? क्या होता है कि नहीं ऐसा? देखिए ऐसा होता है कि जो नॉर्मल सेल होता है ना वो मरता चला जाता है, और जो ए, ए, ये मैं कलर ले लेता हूं, कलर। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये है और यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं, तो यहाँ पर का एक सेल मर गया है ना, तो इस जगह को रिप्लेस करके एक नया सेल आकर के यहाँ पे जमता है, ठीक, जमेगा। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है हमारे बॉडी में, सारे सेल की प्रोग्रामिंग होती है, और वो प्रोग्रामिंग के अनुसार वो मरते हैं, और उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? जब हमारे बॉडी के सेल मरते हैं प्रोग्राम्ड तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको सेल डेथ, ठीक है। लेकिन उस सेल डेथ, हाँ, नेचुरल तरीके से जो सेल का डेथ होता है उसको क्या कहते हैं? चलिए आप लोग का ये होमवर्क मैं दे देता हूं, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब वो जो नेचुरल तरीके से जो डेथ होता है वहां पर रिप्लेस होते हैं एक नए सेल, है ना, और ये कंडीशन रहती है। लेकिन जब जब एक सेल का नेचुरल तरीके से डेथ हो जाए और एक नया सेल डेवलप करे जो कैंसरस हो, तो अब क्या होगा कि ये प्रोग्राम्ड सेल नहीं है, इसको जितने समय में मरना चाहिए नहीं मरेगा, और नया सेल आकर के इसके ऊपर जमेगा जमेगा जम इस तरह क्या होगा ना कि ट्यूमर बनेगा। तो रैपिड ग्रोथ होता है, उसमें क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है, और ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन। म्यूटेशन अलाउ करता है ना, नॉर्मल सेल मरे, और ये जो है डिजीज और इन्फेक्टिव लिम्फोसाइट जो लिम्फ नोड में है, वो लिम्फ नोड, स्प्लीन और लिवर में स्वेलिंग पैदा करा देते हैं। वो वहां क्या करते हैं, स्वेलिंग पैदा करा देते हैं, ठीक। रिस्क फैक्टर क्या है कि ये इंक्रीज रिस्क लिम्फोमा होने का जो सबसे बड़ा कारण है एज फैक्टर। एज फैक्टर की बात होती है तो लिम्फोमा अक्सर 55 साल की उम्र के व्यक्ति में देखा जाता है, ठीक है। तो हम जो होमवर्क दिया है, नेचुरल डेथ को आप लोग भूल जाइएगा, एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, ठीक है। और बीमारी से जो मरा उसको कहेंगे हम लोग नेक्रोसिस, ठीक है, ठीक है। तो 55 साल मेल में ज्यादातर लिम्फोमा होता है, फीमेल के बनिस्पत। क्या कर रहा है देखिए तो, कौन कर रहा है?
अमीरों के बिल्डिंग में हो रहा है। हाँ? तो 55 साल के उम्र के व्यक्ति में लिम्फोमा देखने को मिलेगा और मेल में ज्यादा होने का चांसेस होता है कंपैरेटिवली फीमेल। ठीक है, ऐसा नहीं कि फीमेल में नहीं हो सकता है लेकिन ज्यादा मेल में होता है। और इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा लिम्फोमा होने के कारण। अब लिम्फोमा से जो लोग पीड़ित होंगे, ये पर्सन जो सफर कर रहे होंगे, उनका इम्यून सिस्टम क्या होगा, पुअर होगा। और with immune system disease or in people who take drug that suppress their immune system, तो वहां पर इम्यून सिस्टम कब गड़बड़ाता है, जब कोई ऐसी बीमारी हो जो इम्यून सिस्टम को ठीक से काम नहीं करने दे, या कोई ऐसी दवा का सेवन किया जा रहा है जिससे इम्यून सिस्टम को वो दबाए। ठीक है ना, अक्सर किडनी चेंज वाले पेशेंट को खिलाया जाता है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है ना, और कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिससे लिम्फोमा होने का खतरा बढ़ जाता है। एक बात ये भी है, वो उसमें इप्स्टेन बार वायरस या हेलिकोबैक्टर पैलोरी है ना, जो स्टमक के अंदर का है, ये दोनों के कारण जो है चांसेस बनता है। ये फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से होगा। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये भाई मास है, ये ट्यूमर है? तो ये एक इरेगुलर शेप में आएगा है ना, ज्यादा सर्कमस्क्राइब नहीं रहेगा, और ये हाइपोइकोजेनिक आएगा। ये सोलिटरी नहीं रहता, ये नंबर में होगा, अधिक होगा, और कभी कभी ये मेटास्टैटिक से आपको कंफ्यूज करेगा। इसे कि मैंने पहले बताया था कि मोर देन वन ट्यूमर्स इफ यू विल फाइंड इन द लीवर पैरेन्काइमा, हाइपोइकोजेनिक और हाइपरइकोजेनिक, देन you must consider that it is metastatic disease. ठीक है, but in case of lymphoma it is more than one, but still it is not metastatic, it is lymphoma only. ठीक है, metastatic वो नहीं है। metastatic का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो इसके साथ ही ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Okay. Here you go.